हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉयल ह्यूमन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग यानी कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जो कि नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में आपको लॉन्ग आंसर्स ही मोस्टली लिखने होते हैं एंड अगर आपके पास कंटेंट अच्छे से नहीं होता है तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो रूल ऑफ फेयर हियरिंग यानी कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। सो इस टर्म का मतलब होता है राइट टू बी हर्ड, यानी किसी को सुने जाने का मौका देना। मतलब आप अपनी बात अथॉरिटीज के सामने रख सके और आपकी बात को सुना जा सके। दिस इज द राइट ऑफ बीइंग हर्ड। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में आप हैं और आपका एक छोटा भाई है, राइट? अब आपके भाई ने कोई चीज चुरा ली, ओके? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। तो आपके भाई ने कोई चीज चुरा ली और उसने उसको जाकर आपकी अलमीरा में रख दी, ओके? नाउ आपकी मम्मी को पता लगता है, वो चीज ढूंढने लगती हैं एंड उन्हें फिर वो चीज आपकी अलमीरा से मिलती है और फिर मम्मी आपकी वो चीज पाते ही आपको पीटने लगती हैं, आपकी धुलाई करने लगती हैं, ओके? तो अब इसमें क्या होता है कि आपको सुने जाने का, आपको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल पाता है मम्मी के सामने। इसकी वजह से क्या होता है, आपके खिलाफ गलत ऑर्डर पास हो जाता है। मतलब मम्मी आपको बहुत ज्यादा पिटाई करने लगती हैं और आप अपनी बात उनके सामने रख भी नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपकी राइट ऑफ फेयर हियरिंग या फिर राइट टू बी हर्ड जो है एक्सरसाइज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपको इनजस्टिस मिला। तो इसीलिए ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी बात अथॉरिटीज के सामने रख सकें और आपकी बात को सुना जाए एंड देन आपके खिलाफ या फिर आपके फेवर में कोई ऑर्डर पास किया जाए। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर हियरिंग जनरली अप्लाइज टू एसेंशियल कंडीशंस। सो इसमें दो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। पहली है एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन। सो सबसे पहले तो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एंड दिस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी रीजनेबल। और ये अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब हम एक केस देख लेते हैं, क्योंकि केस लिखना एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें। So, the Supreme Court in National Textile Workers Union versus P.R. Ramakrishna, which is a case of 1983, इसमें ऑब्जर्व किया गया था that ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम रूल is one of the basic principles of natural justice. So, इस केस में यही बात बोली गई कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो है एक one of the basic principle है natural justice का। Now, no order involving adverse civil consequences can be passed against any person without giving him an opportunity to be heard against the passing of such order. So, किसी के भी खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर तब तक पास नहीं होना चाहिए जब तक उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है कि वो अपनी बात आपके सामने रखे और आप उस बात को सुने और फिर वो ऑर्डर पास करें। This rule of natural justice is applicable to quasi-judicial as well as administrative proceedings. So, ये जो रूल है नेचुरल जस्टिस का, ये क्वासी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, दोनों ही प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इस रूल के इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं। The rule implies that a person must be given an opportunity to defend himself. खुद को defend करने का मौका मिलना चाहिए। It is an essential condition of justice that parties who are to be affected by a judgment or an order should get an opportunity to be heard. They should have an opportunity to meet the charges against them, and this principle is a sine qua non of every civilized society. तो हर एक सिविलाइज सोसाइटी का ये साइन क्वा नॉन है। साइन क्वा नॉन मीन्स बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है, नेसेसरी चीज है, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप एड ऑन करते हैं विद द हेडिंग इम्पोर्टेंस तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप हेडिंग्स बनाकर आंसर्स लिखते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता है।
एक्सेप्शंस देख लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डज नॉट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इंक्लूड एन ओरल और पर्सनल हियरिंग। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रूल ऑफ फेयर हियरिंग में आपको ओरली सुना जाएगा या फिर पर्सनली आपको सुना जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के जितने भी रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, कई बार उनको अवॉइड भी किया जा सकता है। If the number of similarly situated persons is large, individual hearing opportunity is not necessary. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग हैं जिन्होंने ऑफेंस किया है, तो फिर अगर हम एक एक को सुनने लग जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंडल्ज्ड इन मास कॉपीइंग इन अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं किसी ऑफेंस में, तो अगर हम एक एक स्टूडेंट को जाकर ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कई बार इस रूल को अवॉइड किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ रूल ऑफ फेयर हियरिंग। सो रूल ऑफ फेयर हियरिंग एक प्रोसीजरल रूल है, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो सारे पार्ट्स रिटन हैं, इसके बाद हम इन सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज राइट टू नोटिस, सेकेंड इज राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, थर्ड इज राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस, fourth is no evidence to be taken at the back of other party, and fifth is reasoned decisions or speaking orders. So let's move to the next slide. So यहाँ पर हम देख लेते हैं stages of audio alterum partum, एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। Right to fair hearing is a code of procedure and hence covers every stage through which an administrative adjudication passes, starting from notice to final determination. So कोई भी proceeding होती है उसके कई सारे stages होते हैं, right? So rule of fair hearing क्योंकि एक procedural rule है, procedural aspect है, तो इसमें कई सारे stages जो हैं adjudication के वो सारे इसमें involved होते हैं, उन सब को ये cover करता है। तो ये सारे स्टेजेस जो हैं इसी रूल का पार्ट हैं। पहला हमारा पार्ट है राइट टू नोटिस। Unless a person knows the formulation of subjects and issues involved in the case, he cannot defend himself. अब आप यही सोचिए कि अगर किसी को अपने आप को डिफेंड करना है तो पहले उसे पता तो चलना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई चार्जेस हैं, किन ग्राउंड्स पे चार्जेस हैं, कब उसे डिफेंड करने जाना है, किस प्लेस पे जाना है, कौन सी लीगल अथॉरिटी के अंडर जाना है, राइट। सो राइट टू नोटिस भी रूल ऑफ फेयर हियरिंग का बहुत एसेंशियल पार्ट है और अ नोटिस मस्ट बी एडिक्वेट एंड कंटेन द फॉलोइंग। सो नोटिस में ये सारी चीजें दी होनी चाहिए ताकि जो पर्सन है जिसे अपने आप को डिफेंड करना है वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सके। सो नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट इज टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ हियरिंग, सेकेंड इज लीगल अथॉरिटी अंडर विच हियरिंग इज टू बी हेल्ड, एंड थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस or grounds and proposed action or grounds which the person has to meet. तो नोटिस में क्या क्या होगा? जहाँ पर भी टाइम, प्लेस और नेचर ऑफ हियरिंग, यानी जहाँ पर भी आपकी हियरिंग होने वाली है उसका टाइम कब होने वाली है, एंड द प्लेस एंड किस टाइप की वो हियरिंग है उसका नेचर, देन लीगल अथॉरिटी जो वो अथॉरिटी है जिसके अंडर वो हियरिंग हेल्ड होने जा रही है उसके बारे में, देन स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस, आपके खिलाफ क्या चार्जेस हैं और किन ग्राउंड्स पे वो चार्जेस हैं, एंड ऑल्सो प्रपोज्ड एक्शन, आपको क्या लेना है वो सब उस नोटिस में दिया होना चाहिए। Now, the grounds given in a notice on which the action is proposed to be taken must be clear, specific and unambiguous. अब नोटिस में हमने जो भी ग्राउंड्स स्पेसिफाई किए हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और अनएम्बिगस होने चाहिए। यानी बहुत ही क्लियरली हर चीज रिटन होनी चाहिए कि क्या ग्राउंड्स हैं और क्यों ये ग्राउंड्स किस बेसिस पे आपके खिलाफ ये चार्जेस लिए जा रहे हैं। ओके, कोई भी चीज घुमा फिरा के नोटिस में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। A notice is vague if it merely mentions the charges without mentioning the action proposed to be taken.
तो अभी हमने पुरानी स्लाइड में देखा कि नोटिस में आपके स्पेसिफिक चार्जेस के साथ साथ प्रपोज्ड एक्शन टू बी टेकन भी लिखा होना चाहिए। तो अगर नोटिस में दोनों में से कोई एक चीज मेंशन नहीं है तो वो नोटिस कैसी हो जाएगी, वो नोटिस वेग हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर नोटिस देना जो है एक्सप्रेसली गिवन है। यहाँ पर देखिए, वेयर अ स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट अ नोटिस हैज टू बी गिवन, फेलियर टू गिव नोटिस मेक्स द एक्ट वॉइड। तो कई बारी जो भी आपका एक्ट होता है, जो भी लॉ होता है, उसमें एक्सप्रेसली गिवन होता है कि अगर नोटिस नहीं दी जाएगी तो फिर अगर आप बिना नोटिस दिए कोई एक्ट करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर गिवन है एक्सप्रेसली बाय द स्टैट्यूट, वहां पर आपको नोटिस देनी चाहिए। सो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है, दैट इट रिक्वायर्स दैट डिटेन्यू मस्ट बी फर्निश्ड विद द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड इफ द ग्राउंड्स आर वेग द डिटेंशन ऑर्डर मे बी क्वेश्ड बाय द कोर्ट। सो आर्टिकल 22 में हमें बताया गया है कि जो भी डिटेन्यू है जिसे हम डिटेन करने वाले हैं उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने चाहिए। अगर ग्राउंड्स वेग होंगे तो फिर क्या होगा, डिटेंशन ऑर्डर आपका क्वेश कर देगी कोर्ट। Next is under Article 311 subclause 2 of the Indian Constitution, the delinquent government servant must be informed of the precise charges made against him. So 311 subclause 2 government servant के बारे में बात करता है कि कोई भी अगर government servant है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं तो उसको भी प्रिसाइज चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए एंड देन आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर चीजें एक्सप्रेसली गिवन हैं, तो इसलिए इसके अगेंस्ट आप जाके कोई काम करेंगे तो आपका एक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। सो रूल ऑफ नोटिस इसी तरह से बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग का। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पर, which is right to present case and evidence. This can be done through writing or orally, however in practice oral hearing is the rule. अब राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस यानी आप अपना केस प्रेजेंट करेंगे, आपको नोटिस मिल गई, अब आपको पता चल गया दैट व्हाट ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू, राइट, व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट यू एंड ऑल दैट। सो अब आप अपना केस प्रेजेंट करेंगे। केस आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये आप राइटिंग में भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस ओरल हियरिंग जो है वो रूल है। The courts are unanimous on the point that oral or personal hearing is not an integral part of fair hearing unless under exceptional circumstances. तो पहले भी हमने देखा था कि हर फैक्ट और सर्कमस्टांस ऑफ द केस के हिसाब से डिसाइड होता है कि ओरल या फिर पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। A person cannot unreasonably prolong and confuse proceedings by adducing irrelevant evidences. तो कई बारी ओरल और पर्सनल हियरिंग को इस ग्राउंड पे भी हम अवॉइड करते हैं कि कई बार लोग जो है अनरीजनेबल एविडेंसेस देकर प्रोसीडिंग्स को बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो स्पीडली जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। तो जब स्पीडली जस्टिस प्रोवाइड करना है, उसको कोई चीज डिले कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज अवॉइड करी जाएगी, वरना फिर कोर्ट में ही आप अपना मैटर ले जाते हैं। अगर आपको डिले ही करना है तो यहाँ पर क्यों आते आप, राइट। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। इन ट्रैवनकोर रेयॉन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, दैट द पार्टी अफेक्टेड शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एडिक्वेटली मीटिंग द केस अगेंस्ट हिम and of presenting his case, and that may be achieved through written memoranda and explanation and not necessarily through an oral hearing. So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि जो भी पार्टी अफेक्टेड है उसको अपना केस प्रेजेंट किए जाने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और वो अपना केस कैसे प्रेजेंट कर सकती है, राइटिंग में भी प्रेजेंट कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ओरल हियरिंग का ही मौका दिया जाएगा। इफ दिस मिनिमम डज नॉट टेक्स प्लेस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वुड बी वायलेटेड। सो इसका जो बेयर मिनिमम है कि आपको केस प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्म जो है वो इममटीरियल है केस प्रेजेंट करने का, और अगर मिनिमम आपको मौका ही नहीं मिल रहा है राइट टू प्रेजेंट योर केस, देन फिर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन माना जा सकता है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस. This right presupposes that the person has been informed about the evidence against him. अब किसी भी प्रोसीडिंग में दो पार्टीज होती हैं. एक पार्टी हो सकता है दूसरे पार्टी के खिलाफ कोई एविडेंस दे दे, तो ये जरूरी है कि दूसरी पार्टी को उसके खिलाफ जो एविडेंस आया है उसके बारे में जानने का मौका मिल सके, ताकि वो उस एविडेंस को प्रूव या डिसप्रूव कर सके या फिर उसे बता सके कि ये सही एविडेंस है या नहीं है. इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ टू फैक्टर्स. इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द सेकंड इज राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने का. इट इज द मोस्ट पावरफुल weapon to elicit and establish truth. However, the courts do not insist on it in administrative adjudication unless the circumstances are such that in the absence of it, person cannot put an effective evidence. कई बारी administrative proceedings में cross examination को avoid किया जाता है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है. For example, if witness produces evidence in the form of affidavit, अगर कोई witness अपना जो evidence है वो affidavit के form में present कर रहा है, तो फिर उसमें आप cross examination को mostly avoid ही करते हैं, क्योंकि affidavit में उसने already declare कर रखी हैं अपनी सारी statements. Where the witness has orally deposed, the refusal to allow cross-examination would amount to violation of natural justice. तो जहां पर witness orally अपना evidence जो है present कर रहा है, वहां अगर हम उसका cross-examination करने की इजाज़त नहीं देंगे, तब वहां पर natural justice का violation हो रहा है. तो जहां पर witness ने orally दिया है, वहां पर cross-examination करने का मौका दिया जाना चाहिए, और जहां पर written evidence वो produce कर रहा है वहां पर ऐसा जरूरी नहीं होता है. इन कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड वर्सेस गिरजा शंकर पंत 2001 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फ्लेक्सिबल एंड आर नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला. नेचुरल जस्टिस के रूल्स अभी आपने देखे कि कई जगह पर कुछ रूल है, कई जगह पर कुछ रूल है, तो इनका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है. ये केस टू केस बेसिस पे डिफर कर सकते हैं. इट डिपेंड्स on the discretion of the authorities. The compliance of the doctrine is solely dependent upon the facts and circumstances of each case. तो ये बहुत ज़्यादा flexible rules होते हैं, strict rules नहीं होते हैं. अब हम आ जाते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन में. Legal representation is not considered an indispensable part of the rule of natural justice because lawyers tend to complicate matters, prolong proceedings, and destroy the essential informality of proceedings. जो legal representation का right है वो भी important part नहीं होता है, क्योंकि लॉयर्स कई बारी क्या करते हैं, मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और प्रोसीडिंग्स को काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हैं. और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इनफॉर्मल नेचर की होती हैं, यानी स्ट्रिक्टली हर रूल को फॉलो किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है इनमें. देयर इज़ नो इनहेरेंट कॉमन लॉ राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर अ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल. डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल के सामने कोई ऐसी आपकी कॉमन लॉ की राइट नहीं होती है ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन. A tribunal has the discretion to admit either a legally qualified or unqualified counsel to assist the person appearing before it based on the facts on each case. तो ये भी again facts of the case पे depend करता है और tribunal की discretion पे depend करता है कि वो आपको एक लीगली क्वालिफाइड या फिर अनक्वालिफाइड काउंसिल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे या नहीं देंगे. जैसा कि इन आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट एक्स पार्टे टारंट 1983 के केस में 6 फैक्टर्स सेट आउट किए गए जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं जब आपको ये डिसाइड करना है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए. तो 6 फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज द सीरियसनेस ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल पेनाल्टी. Second is whether any point of law is likely to arise. चार्ज कितना सीरियस है, कितनी ज़्यादा उसमें पेनाल्टी है, कितनी नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व है किसी केस में देन आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है. वेदर द प्रिजनर इज केपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग हिज ओन केस. अगर प्रिजनर खुद से अपना केस प्रेजेंट करने में केपेबल है तो फिर हो सकता है कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े. वेदर देयर आर एनी प्रोसीजरल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द प्रिजनर
prisoner in conducting their own defense, या फिर अगर prisoners कोई procedural difficulties face कर रहे हैं while presenting their case, तब हो सकता है आपको legal representation दिया जा सके. Whether there is reasonable speed in making the adjudication, अगर स्पीडी जस्टिस नहीं हो पा रही है तो हो सकता है आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाए. एंड वेदर देयर इज अ नीड ऑफ फेयरनेस बिटवीन द प्रिजनर्स और बिटवीन प्रिजनर्स एंड प्रिजन ऑफिसर्स, अगर फेयरनेस की ज़रूरत है तो भी हो सकता है कि आपको दिया जा सके लीगल रिप्रेजेंटेशन. तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अभी हमने देखा कि उस केस में दिए गए हैं. कुछ इंस्टेंसेस हैं वेयर लीगल असिस्टेंस मे बी गिवन टू द पार्टीज. तो ये कुछ जनरल बातें हैं जिन पर आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन डिपेंड कर सकता है, जैसे कि वेयर अ ट्रिब्यूनल हियरिंग कंसर्न्स द इंडिविजुअल्स रेपुटेशन या फिर राइट टू लाइवलीहुड. अगर जो हियरिंग है वो इंडिविजुअल की रेपुटेशन से रिलेटेड है या उसकी राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड है तो हो सकता है आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. वेदर द मैटर इज टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैटर टेक्निकल है या कॉम्प्लिकेटेड है तो जाहिर सी बात है एक लॉयर ही होगा, वो अच्छे से उसकी टेक्निकलिटी को समझ के आपका केस रिप्रेजेंट कर पाएगा. Where the person is illiterate, a person illiterate है तो जाहिर सी बात है वो अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको जरूरत पड़ेगी लीगल रिप्रेजेंटेशन की. Where expert evidence is on record, अगर एक्सपर्ट एविडेंस है रिकॉर्ड पे तो फिर लॉयर ही उसको अच्छे से समझ के प्रोड्यूस कर सकता है, एंड इन दैट केस लॉयर की जरूरत पड़ सकती है. Where a question of law is involved, जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो वहां पर लॉयर की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी. Where the person is facing a trained prosecutor, तो पर्सन अगर किसी ट्रेंड प्रोसिक्यूटर के सामने अपनी बात रख रहा है तो फिर आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इसमें इट स्पेसिफिकली बार्स द अपीयरेंस ऑफ लॉयर्स बिफोर अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट. तो इसमें स्पेसिफिकली गिवन है कि जो लॉयर्स का अपीयरेंस है वो बार्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा. बट द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज इट, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अलाउ करता है. When the statute is silent about legal representation or the matter is left to the discretion of the authority, the right to legal representation may be considered as an implied right. तो जहां पर स्टैट्यूट में कुछ भी गिवन नहीं है इसके बारे में तो वहां पर ये एक इम्प्लाइड राइट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये डिपेंड करेगा आपकी अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पे कि वो आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगी या फिर नहीं देंगी. नेक्स्ट है नो एविडेंस टू बी टेकन एट द बैक ऑफ अदर पार्टी. सो रूल ऑफ फेयर हियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी जो एविडेंस है वो अगर आपके खिलाफ दिया गया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो इट सिंपली मीन्स दैट द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्टी शुड बी डिस्क्लोज टू द अदर पार्टी. एक पार्टी ने जो एविडेंस दिया वो दूसरी पार्टी तक डिस्क्लोज होना चाहिए. इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस that no material should be relied on against a party without his being given an opportunity of explaining them. अब आपके खिलाफ कोई एविडेंस आया और आपको उसके बारे में पता ही नहीं चला तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अथॉरिटीज के सामने कि वेदर वो एविडेंस आपके खिलाफ जो दिया गया है वो सही भी है या नहीं है, राइट? तो इसलिए डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. The right to know the materials, for example, the reports, evidences, statements, etc., on which the authorities are going to take a decision is a part of the right to defend oneself. तो जब तक आपको इन सारे मटेरियल्स की नॉलेज नहीं होगी कि क्या एविडेंस रिकॉर्ड पर आया है तब तक आप अपने आप को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएंगे. सो द राइट टू नो द मटेरियल्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और वेरी इंपॉर्टेंट राइट और अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रूल ऑफ फेयर हियरिंग. अब हम आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पर और लास्ट पार्ट पर रूल ऑफ फेयर हियरिंग के. तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग का लास्ट पार्ट है रीजन डिसीजंस और स्पीकिंग ऑर्डर्स. सो इट सिंपली मीन्स दैट द डिसीजन गिवन मस्ट बी रीजनड वन एंड देयरफॉर द डिसीजन मस्ट बी एविडेंस्ड बाय अ स्पीकिंग ऑर्डर व्हिच एनिमरेट्स द रीजंस फॉर कमिंग टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन. तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ, कोई जजमेंट आया, कोई डिसीजन आया तो वो डिसीजन रीजनड होना चाहिए और उसके साथ एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जो एनुमरेट करे कि उसमें किस रीजंस पे बेसिकली ये डिसीजन दिया गया है. स्पीकिंग ऑर्डर मींस द ऑर्डर मस्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ. तो ऑर्डर में सारे ही रीजंस अच्छे से गिवन होने चाहिए दैट ऑन व्हाट बेसिस दिस कंक्लूजन हैज बीन अराइव्ड बाय द अथॉरिटीज.
Thus, a party ought to know the result of the inquiry and the reasons for the decision. So, जो भी इंक्वायरी हुई उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन निकला और उसके पीछे के रीजंस क्या थे, ये सब पार्टी को उसी रीजन डिसीजन से पता चलता है. However, an administrative agency is not bound to give reasons for its decisions unless the statute requires. So, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग जाहिर सी बात है इनफॉर्मल होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रीज़न देंगी. जब तक कि स्टैट्यूट में क्लियरली गिवन नहीं है तब तक वो बाउंड नहीं है कोई भी आपका डिसीजन जो है उसके पीछे के रीजंस बताने के लिए. Reasoned decisions enables the aggrieved party to question whether the authority or tribunal had properly applied the law to the facts. So ये हेल्प करता है अग्रीव पार्टी को ताकि वो क्वेश्चन कर सकें अथॉरिटीज को कि अगर सही से उन्होंने लॉ को फैक्ट पर अप्लाई किया है या नहीं किया है. वो कैसे कर पाएगी क्वेश्चन, जब तक उसे रीजंस ही नहीं पता होंगे तब तक वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा अथॉरिटीज को. The speaking orders facilitate judicial review. Judicial review में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है speaking order, क्योंकि जब आपका judicial review होगा तो उसी order के basis पे तो judiciary उस पे review करेगी कि order सही है या फिर नहीं है. So it facilitates judicial review. A speaking order is a new principle of natural justice which has been recognized in India and USA, but however yet to be recognized under the English law. So speaking order जो है एक नया principle है जो ऑलरेडी इंडिया और यूएस में रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बट अभी तक इंग्लिश लॉ में इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू रियली लाइक द वीडियो. अगर आपको लॉ के और भी सब्जेक्ट्स पे कंटेंट चाहिए लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. सो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.